हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पर। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री, जिसका विषय सूची दिया हुआ है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि अध्याय 1 में पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये पढ़ेंगे। और देखिए सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे आखेट खाद्य संग्रह यानी कि आखेट जीवन के बारे में, शिकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है नगर, प्रारंभिक नगर यानी प्रारंभिक नगर हमारा था सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें कह रहा है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। किताब के बारे में पढ़ेंगे और कब्र के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। और चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे राज्य, राजा और उनके प्राचीन गणराज्य यानी कि उनके थोड़ा वंश के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे नए प्रश्न नए विचार, चैप्टर नंबर 6 में है। चैप्टर नंबर 7 में है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। अशोक के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध त्याग दिया। उसके बाद खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में पढ़ेंगे, यानी गांव शहर दोनों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने के लिए मिलेगा व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा नए साम्राज्य और राज्य। चैप्टर नंबर 11 में देख लीजिए, इसमें चित्र, इमारतें, चित्र एवं किताबें के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें दिया हुआ है क्या, कब, कहाँ और कैसे। थोड़ा मना बताएगा ये इतिहास के बारे में। देखिए ये बहुत अच्छा चैप्टर है समझने के लिए। बाकी तो हम एक एक करके सब ख़त्म कर ही देंगे। चलिए आज हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अध्याय नंबर 1 में है, जिसमें कह रहा है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये चैप्टर अध्याय नंबर 1 चैप्टर 1 का नाम है। चलिए हम अध्याय को शुरू करते हैं, जिसमें कह रहा है रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ है। ये सोच रही इतना पहले क्या हुआ कैसे कोई जान सकता है, कैसे पता लगाए। चलिए जानते हैं इसके बारे में। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो यानी कि याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है, यानी कि हजारों साल पहले क्या हुआ वो कैसे जाना जा सकता है। चलिए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हम आखेटकों यानी आखेटक मन होता है शिकारी, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग क्या कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 यानी कि पृष्ठ नंबर 2 पर है। नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई साल वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे थे, यानी कि सबसे पहले जो भारत में मिला है ये तो मनुष्य का साक्ष्य तो नर्मदा घाटी से मिला है। उसके बाद ही सिंधु सभ्यता में लोग रहते थे। इसके बाद यहाँ से पढ़िए। चलिए यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की संपदा से परिचित थे।
अपने भोजन के लिए वे जड़, फल तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का सही से संग्रहण किया करते थे। वे जानवरों का आखेटक यानी कि शिकार भी करते थे, आखेट। उसके बाद देखिए, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ का पता लगाओ। सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ था जहाँ पर तो सबसे प्रथम बार खेती हुआ था। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 साल वर्ष पहले पूर्व स्त्री पुरुषों ने अपने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियाँ का पता लगा। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये भारत का मानचित्र है जिसमें नर्मदा, ये नदी है नर्मदा नदी, और यहाँ पर गारो खासी की भी बात हो रहा था। देखिए यहाँ पर कह रहा है मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ, ने का प्रयास करो। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख लेंगे हम मैप में। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 ईसा पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ प्रारंभिक नगर फले फूले हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कह रहा है। यानी कि सिंधु नदी में अगर इसमें अनेक नदी मिल रहा है आके, तो ये सहायक नदी हो गया। चलिए, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे में तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार कहलाता है। यानी गंगा के आसपास क्षेत्र को मगध कहा जाता था, जो वर्तमान बिहार में है, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सैदव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाओं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सब सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक
परंपराओं को समृद्ध किया। यानी कि यहाँ के लोग वहाँ गए और वहाँ के लोग यहाँ आए तो हमारे संस्कृति का विकास हुआ। उसके बाद देखते हैं किया। कई सौ वर्षों के लोग पत्थरों की तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। देश के नाम, यानी कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा ये बता रहा है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस और इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के प्रारंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। कृति ऋग्वेद में मिलता है कि एक भरत नाम का भी राजा था, उन्हीं के नाम पर यह भारत में पड़ा है। भारत में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। इसके बाद देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। हाथ से लिखे हुए वस्तु को, चित्र को पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि वही पांडुलिपि है। शब्द का लैटिन में मेनू का अर्थ होता है हाथ से निकलना है। ये पांडुलिपि या प्रायः ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोजपत्र, वही भोज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। भोजपत्र एवं ताड़ के पत्रों पर लिखकर उसे ये तो पांडुलिपि कहा जाता था। इसके बाद देखिए, इतने वर्षों में ईरान से कई लिपियों का कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहार उसे कहते हैं जहाँ बौद्ध जैन के रहने का स्थान है, वे प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजनेताओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विशेष विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक भी है। इसमें से कई संस्कृत में लिखा हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। उस टाइम प्राकृत आम लोग करते थे भाषा का प्रयोग। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोगों अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोगों उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों के सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों को विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विषयों का लेखा जोखा करते थे। यहाँ देखिए, क्या तुम बता सकती हो, यानी कि रसीदा को कह रही है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य बहुत वस्तुएं अतीत में बनी
और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। यानी कि पुरानी वस्तुओं को जो अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की ईंट तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा पक्षियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत की पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक आप हमारे इतिहास पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों को पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों पकड़कर, शिकार करके, फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह के भेद हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जब शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे, पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इस बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, यानी कि बहुत कुछ जानना बाकी है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह के कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथियों से की जाती है। अतः 2000 वर्ष पूर्व की सभी तिथियां पूर्व ईस्वी यानी कि ईसा से पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 से अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियां का उल्लेख करेंगे।
देखिए ईसा मसीह यानी कि ईसा मसीह का जन्म हुआ यहाँ पर, तो इससे पहले में सब तिथि माइनस होगा, यानी कि यहाँ 400 ईसा पूर्व, यहाँ 400 ईसा पूर्व, इसके बाद 300 ईसा पूर्व हो जाएगा, फिर 200 ईसा पूर्व, इसे 1 ईसा पूर्व, फिर इसे कहते हैं यहाँ से 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यहाँ से यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद सब जाएगा यहाँ से BC में लिखाएगा, बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व में लिखाएगा, सभी ईसा पूर्व में लिखाता है, वही समझा रहा है। चलिए इसके बाद देखिए ये कुछ अन्यत्र दिया हुआ रहता है इतिहास की तिथियाँ, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए इतिहास और तिथियाँ, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व, वही बिफोर क्राइस्ट, इसमें BC लिखा गया, हिंदी में ईसा पूर्व लिखाता है। तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों के पहले AD हिंदी में लिखी हुई हिंदी में लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी उसे कहते हैं जो ईसा मसीह के बाद हुआ, जैसे कि 1 2 बता रहे हैं कुछ देर पहले, 1 2 3 400 500, ये AD में हो गया, उसके बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD के जगह CE BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियां के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेज में BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 और 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। ये अन्यत्र है, यानी कि देख लीजिए अन्यत्र भी। अन्यत्र जैसा कि हमने पहले पढ़ा अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इसमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वानों यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था। इसका अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। यानी कि कह रहा है कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वो कैसे हम जान सकते हैं, यानी कि उसके लिखा हुआ है कुछ भी, देखिए ये सब लिखा हुआ है नीचे, उसका पहले सबसे पहले लिपि को हम जानकारी प्राप्त करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। इस प्रकार अज्ञात लिपि के जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 ईसा पूर्व 5000 वर्ष पूर्व है। यहाँ राजा रानी रहते थे। देखिए ऐसे ही रख के और इसको लिपि मिला के बनाया। सबसे पहले तो लिपि बनाया जाता है कि अक्षर बाएं से है कि दाएं से है, ऊपर से है कि नीचे से है। उसके बाद ये पढ़ते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है जहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्र के लिपि 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों का अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को सार्थक ध्वनियों के पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एक अक्षर के शेर तथा ए अक्षर के चिड़िया के लिए के चित्र बने हैं।
एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकें। देख लेते हैं बगल में क्या क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है मानचित्र फर्स्ट, यानी कि दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बांटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखिए पांडुलिपि है, यहाँ भोजपत्र चाहे ताड़ के पत्रों से बनाया जाता था। इसके बाद और देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अफगानिस्तान में मिला है जो अरामाइक लिपि और यूनानी लिपि का था, जो मिला था अफगानिस्तान से। और देख लेते हैं, और बगल में ये दिया हुआ है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है जो इस तरह के पात्र का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का देख लीजिए, ये यहाँ पर है, चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। ये देखिए, इसमें जो सिक्का है इसमें एक तरह से मुहर द्वारा बनाया गया है, नर्म धातु पर गर्म करके, और हमारे जहाँ यहाँ बनता है उस पर अच्छी तरह उत्कीर्ण रहता है। जैसे कि भारत का अशोक स्तंभ है, उस पर उत्कीर्ण है, इस पर सिर्फ मुहर लगाया हुआ है। और देख लेते हैं इस सब, ये बगल में देख लीजिए, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर थे जो 4700 वर्ष पूर्व थे। सिंधु सभ्यता जो प्रथम नगर था, और गंगा घाटी के नगर मगध के बड़ा राज्य था, और जो कि 2500 वर्ष पूर्व था। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर में कह रहा है निम्नलिखित का सुमेल करो। नर्मदा घाटी आ जाएगा, देखते हैं इसको, नर्मदा घाटी आ जाएगा। इसमें नर्मदा घाटी में क्या हुआ था, यहाँ पर सबसे पहले लोगों का निवास हुआ था, जिसके लिए वो खाने पीने के लिए अपने शिकार को मैंने संग्रह किए थे। आखेट हो जाएगा। मगध एक तरह से क्या कर सकते हैं, देखिए गारो पहले देख लेते हैं। गारो पहाड़िया में सबसे पहले कृषि हुआ था। यहाँ पर भी सबसे पहले आरंभिक कृषि हुआ था। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, ये प्रथम नगर है ये, और सेकेंड नगर हमारा मगध है। और गंगा घाटी, हाँ गंगा घाटी में सबसे देखिए, ये सबसे बड़ा राज्य है गंगा घाटी। यहाँ पर सबसे बड़ा जो जनपद था, महाजनपद था। और ये एक कह रहा है 2500 ईसा पूर्व के नगर, यानी कि हमारा सेकेंड नगर था ये मगध। पहला नगर हो गया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, और सेकेंड नगर हमारा हो गया मगध। चलिए, इस प्रकार हम
ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो जिसमें कह रहा है कि पांडुलिपि उसे कहते हैं जो तारपत्रों या भोजपत्रों पर उत्कीर्ण लिखावट रहता है, लेकिन अभिलेख उसे कहते हैं जो कठोर पदार्थ है, जैसे कि चट्टान, जैसे कि पत्थर पर एक तरह से उत्कीर्ण रहता है, उसे हम अभिलेख कहते हैं। चलिए अब आओ चर्चा करें। चलिए, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अगले वीडियो भी लेकर आएंगे इसका अगला चैप्टर। चलिए, धन्यवाद।